जय हिंद दोस्तों। हमारे कुछ साथी काफ़ी दिनों से हमें कमेंट कर रहे थे कि हम उनको ये बताएं, चाहे वो किसान भाई हों, चाहे वो पटवारी जी हों, नए हों, पुराने हो, जो भी हों, तो उनको ये क्लियर थोड़ा सा करना है कि किसी भी प्रकार के आवेदन में कौन कौन से दस्तावेज़ लगते हैं या कौन कौन से दस्तावेज़ देखे जाने चाहिए। ठीक है, तो हम उसी बारे में आपको बता रहे हैं। हम बेसिकली बताएंगे आपको नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, नक्शा बटांकन और सीमांकन, है ना, 5 टाइप के। बाकी के जो हैं वो अलग अलग कैडर के हैं, तो उनको यदि आपके कोई ऐसे स्पेसिफिक होंगे आवेदन जिनमें आपको जानकारी चाहिए तो वो आप हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं नामांतरण। नामांतरण तो जैसा इसमें समझ में आ रहा है, नाम का अंतरण, है ना, नाम का अंतरण यानी कि नेम ट्रांसफ़र। इसी को कई लोग कहते हैं बैनामा पास कराना। ठीक है, तो ये 2 टाइप से होता है, पहले बता चुके हैं। पहला होता है फौती, दूसरा होता है क्रय विक्रय। क्रय विक्रय या हक त्याग वगैरह वगैरह वगैरह। तो अभी हम बात कर रहे हैं केवल फौती नामांतरण की। अब समझिएगा, हम यहाँ पर बता रहे हैं किसान के दस्तावेज, और यदि पटवारी जी रिपोर्ट लाएंगे तो पटवारी जी की रिपोर्ट, प्रतिवेदन पटवारी जी। ठीक है, क्या क्या कागज़ लगेंगे। अब जब कभी किसी भी प्रकार का कोई आवेदन होगा तो किसान नॉर्मल सबसे पहली चीज़ जो लगाएगा वो लगाएगा आवेदन। आवेदन कोई ज़रूरी नहीं है टाइप करा कर लगाएं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाकायदा नोटरी में कराएं, आप कोरे कागज़ में भी एक आवेदन लिख सकते हैं कि मेरे पिता माता के नाम पे, भाई के नाम पे, बहन के नाम पे ज़मीन यहाँ पर थी, वो इस तारीख को फौत हो गए हैं, तो उनकी जगह पर उनके जो विधिक वारसान हैं, लीगल हायर से जो उनके नाम पर ये ज़मीन कर दी जाए। ठीक है, इस प्रकार से एक शपथ पत्र लग जाएगा, उसमें बता देते हैं आगे क्या क्या लगेगा। तो पहले एक पेज का नॉर्मल आवेदन। दूसरा आप लगाएंगे उस आवेदन के समर्थन में जो व्यक्ति मृत हो गया उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट। ठीक है, अब यदि कोई व्यक्ति 7 साल से ज़्यादा से लापता है तो सिविल न्यायालय द्वारा डिक्री पारित होती है, उस डिक्री के आधार पर आप ये डेथ सर्टिफिकेट बनवाएंगे। ठीक है, तो आप वो डिक्री और मृत्यु प्रमाण पत्र तीनों लगा देंगे। यदि कोई 7 साल से अधिक लापता रहता है और कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो न्यायालय के ऊपर वो न्यायालय संज्ञान में लेकर उस व्यक्ति को मृत घोषित कर देता है। ठीक है, तो वो हो गई आवेदन, मृत्यु प्रमाण पत्र। फिर आता है डिक्री यदि आवश्यक है तो। चौथा लगता है सिजरा। सिजरा को ही हम वंशावली कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशावली, फैमिली ट्री जिसको हम कहते हैं, है ना, हम पढ़े लिखे लोग फैमिली ट्री कहते हैं उसको। तो सिजरा, अब ये सिजरा कौन बनाता है? तो यदि आप गांव में रहते हैं तो सिजरा बनाएंगे ग्राम पंचायत के सरपंच, और यदि आप शहर में रहते हैं तो सिजरा बनाएंगे आपके वार्ड के पार्षद। ठीक है, कौन बनाएगा? गांव में रहते हैं तो सरपंच, और शहर में रहते हैं तो पार्षद। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब इसके बाद एक लगेगा शपथ पत्र। यदि आप कोई जानकारी, जैसे मान लीजिए कोई भाई है और आप चाह रहे हैं कि ये ज़मीन आपके नाम पे आ जाए, तो आपको प्रॉपर एक क्या देना पड़ेगा? शपथ पत्र। अदरवाइज़ यदि नॉर्मल है, कोई किसी प्रकार का कोई आपत्ति विवाद स्थिति संपन्न नहीं उत्पन्न होनी है, तो आप इसके के बाद जो वारसान हैं, जितने भी क्या हैं वारसान, उन सबका क्या लगाएंगे? आधार कार्ड, ताकि नाम की विसंगति ना हो। फिर आता है छठवा आपका खसरा। खसरा के साथ D1 और नक्शा। ठीक है, इतने बेसिक डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे आवेदन में। फिर आवेदन कितने प्रकार से किया जा सकता है तो हम बता चुके थे पिछली बार भी। आवेदन किया जा सकता है पहला लोक सेवा केंद्र से, जो सबसे आसान है। इसमें 120 रुपये लगता है नॉर्मली। ठीक है, आवेदन प्लस पंजीयन शुल्क आपका आवेदन का। दूसरा डाक के माध्यम से, आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पूरे फॉर्मेट बनाकर चस्पा करके उसको भेज सकते हैं डाक से। तीसरा स्वयं आप जाकर इसको जमा कर सकते हैं और एक पावती ले सकते हैं, पावती ज़रूर लें। चौथा किसी वकील के माध्यम से। ठीक है, पांचवा आप ऑनलाइन आवेदन करके ये पूरी प्रक्रिया को अपनाकर एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, वो एप्लीकेशन नंबर को लिखकर खुद जमा कर सकते हैं।
एक बार खुद भी जमा कर सकते हैं बिना आवेदन किए, और एक बार आप ऑनलाइन उसको आवेदन करके दर्ज करके भी जमा करवा सकते हैं। तो इस तरीके से 5 तरीके से आप कर सकते हैं आवेदन। हम प्रेफर करेंगे लोक सेवा केंद्र, क्योंकि इसमें टाइमलाइन से आपका काम हो जाएगा। जब यहाँ से आवेदन आप कर देंगे, ये सारे दस्तावेजों के साथ आप आवेदन करेंगे किसी भी प्रकार से, ये चला जाएगा न्यायालय में। न्यायालय में जाने के बाद क्या होगा, पटवारी जी के पास आएगा, इश्तिहार जारी होगा, पटवारी जी को 7 दिन में 10 दिन में रिपोर्ट लगाने के लिए कहा जाएगा। तो पटवारी जी पहला काम करते हैं, इन्फॉर्म करके एक सूचना देकर, चाहे मौखिक हो, चाहे लिखित हो, चाहे फ़ोन पर हो, फौती की बात कर रहे हैं अभी हम केवल, है ना, बताएंगे कि हम आएंगे जांच करने के लिए। वो सूचना देकर जांच करने जाएंगे, मौके पर मृत्यु प्रमाण पत्र का, सिजरा का जांच करेंगे, और क्या बनाएंगे, अपना पंचनामा। ठीक है, फिर पंचनामा के साथ वो चाहें तो क्या बना सकते हैं, एक मतलब खुद की जांच की हुआ सिजरा। भाई पटवारी जी ने भी जांच की है, वो सिजरा बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं, एक सिजरा वो भी बना सकते हैं। ठीक है, और फिर जब न्यायालय जाएंगे तो न्यायालय में वो जमा कर देंगे अपना एक प्रतिवेदन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो अब आप समझ गए किसान को क्या करना है, जमा, और पटवारी जी को क्या जमा करना है। पटवारी जी को क्या देखना है, तो उसके मृत्यु प्रमाण पत्र, सिजरा देखना है, और नाम सही है या नहीं इसके लिए आप आधार कार्ड देख सकते हैं। ठीक है, ये फौती नामांतरण था, ये देखना ज़रूरी है। लिखते समय अभिलेख, वर्तमान अभिलेख देखना ज़रूरी है। पटवारी जी द्वारा वर्तमान अभिलेख जरूर देखा जाएगा कि इसका नाम है भी या नहीं, जो व्यक्ति मर गया है और जिसका नाम कटवाना चाहते हैं रिकॉर्ड में, उसका नाम है भी या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ चेक की जाएगी। ये हो गया आपका फौती नामांतरण, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आएगा। अब हम चलते हैं इसके बाद अगला नामांतरण, कौन सा, रजिस्ट्री। रजिस्ट्री, अब सबसे पहली चीज़ तो रजिस्ट्री के नामांतरण अब होते ही नहीं है, वो सीधे साइबर तहसील 1 और साइबर तहसील 2.0 से होते हैं। तो यदि आप फ्रेश आज की रजिस्ट्री करा रहे हैं तो आपको ये सब देने की ज़रूरत नहीं है। आपका डायरेक्ट आप न्यायालय जाएँ और अपने रजिस्ट्री की कॉपी लेकर बस चले जाएँ, पता कर लें, तो वहाँ से भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आप RCMS से चेक कर सकते हैं, रजिस्ट्री होने के 7 दिन 10 दिन बाद आप खुद चेक कर लें और अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार भिजवा दें। फिर भी यदि कोई पुरानी रजिस्ट्री है, यदि 3 से 6 माह पुरानी रजिस्ट्री है, तो आपका इसमें 500 रुपये से शास्ति लगती है। अधिकतम न्यायालय तय कर सकता है, न्यूनतम 500 रुपये है, और 6 माह से अधिक है तो उसका भी प्रावधान है, 1000 या 2000 रुपये की शास्ति अधिकतम निर्धारित है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या क्या लगेगा, सबसे पहले इसमें भी एक आवेदन लगेगा कि हमने ये ज़मीन इसको बेच दी है, या हमने ये ज़मीन इनसे ख़रीदी है और हमको उनकी जगह पर अपना नाम चढ़वाना है। तो उसमें क्या लगता है, देखो, आवेदन हो गया, आवेदन के बाद लगेगी रजिस्ट्री या विक्रय पत्र, रजिस्ट्री या विक्रय पत्र। इसमें भी लग सकती है सिविल की डिक्री। मान लीजिए कोई सिविल कोर्ट से जीत कर आया है और उसने अपनी मतलब किसी और की ज़मीन थी, किसी और के नाम पे फंस गई थी, वो अपने नाम पे करवाया है। ठीक है, रजिस्ट्री के बाद क्या लगेगा, डिक्री हो गई। डिक्री के बाद क्या लग जाएगा, एक तलवाना का फॉर्मेट लगता है ना। आप हमारे फॉर्मेट देखेंगे, जो हमारा फॉर्मेट डले हुए हैं गूगल ड्राइव पे, हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, उसमें आप देख सकते हैं पटवारी के फॉर्मेट्स में ये तलवाना उपलब्ध है, वहाँ से आप तलवाना निकाल के लगा सकते हैं। और एक लगती है रजिस्ट्री के साथ एक शपथ पत्र मिलता है लास्ट पेज पे, वो शपथ पत्र लग जाएगा। ठीक है, फिर जो क्रेता विक्रेता है, तो क्रेता विक्रेता से तो अब कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर क्रेता के आधार कार्ड लग जाएंगे। किसके, क्रेता के। ठीक है, और खसरा B1, खसरा और B1 का नक्शा लग जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें पटवारी जी की सूचना देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं अपना रिकॉर्ड। सबसे पहले आपको क्या जांचना है, रजिस्ट्री की जांच कर लेनी है कि कोई जानकारी छुपाई तो नहीं गई है रजिस्ट्री करते समय, कोई शुल्क छुपाया तो नहीं गया है। जैसे मेन रोड से लगी हुई ज़मीन है तो उसमें ये तो नहीं लिखवा दिया गया है कि जंगल में खेत में पेड़ लगे हुए हैं, ऐसा तो नहीं रजिस्ट्री में पेड़ों की जानकारी नहीं दी गई है। रजिस्ट्री पे मौके पर निर्माण है और रजिस्ट्री पे निर्माण नहीं है लिखा गया, तो ये पटवारी जी जांच कर लेंगे। दूसरा वो जांच कर लेंगे क्या, खसरे में पुरानी चीज़ें चेक कर लेंगे। क्या चेक करेंगे, खसरा पुराना, कोई शासकीय ज़मीन तो नहीं है, हस्तांतरणीय भूमि का क्रय विक्रय तो नहीं हो गया है बिना अनुमति के, कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना। ठीक है, ये सब चेक कर लेंगे। इसके बाद
इसमें पंचनामा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, यदि आप अभी मौका देखने जा रहे हैं कि सही ज़मीन बेची है या नहीं बेची है, तो आप ज़रूर एक बार मौका देखने जाएंगे तो आप पंचनामा ज़रूर बना लें। अदरवाइज़ इसमें क्या लगेगा, केवल प्रतिवेदन। ठीक है, तो इसमें सीधे आप आ जाएगा प्रतिवेदन। तो ये हो गई रजिस्ट्री में, है ना। तो हमने देख लिया कौन सा नामांतरण, फौती नामांतरण और रजिस्ट्री नामांतरण। रजिस्ट्री के अलावा अब यदि यहाँ पर वो आता हक त्याग, त्यजन जिसको हम बोलते हैं, हक त्याग में क्या लग जाएगा, वही विक्रय पत्र की जगह लग जाएगा त्याग पत्र, हक त्याग का पत्र, है ना, पंजीकृत हक त्याग का पत्र, या सिविल डिक्री से उसने हक त्याग हासिल किया है तो वो, ठीक है, इसमें तलवाना नहीं लगता है, कोई शपथ पत्र नहीं लगता है। हक ग्रहीता, जो हक ले रहा है ना, उस व्यक्ति का आधार कार्ड लग जाएगा और खसरा विवरण और नक्शे लग जाएंगे। इसमें जो हक त्याग की रजिस्ट्री है, पंजीकृत हक त्याग का फॉर्मेट है, उसकी जांच हो जाएगी। ठीक है, ये चेक कर लिया जाएगा कि क्या इसके हक त्याग में किसी जो बाकी के शामिल खातेदार हैं उनको आपत्ति तो नहीं है, तो मौके पर इसकी एक जांच हो जाएगी और जांच करके एक पंचनामा हो जाएगा। मौके जांच पर क्या बन जाएगा, एक पंचनामा। ठीक है, और उस पंचनामा के बाद बन जाएगा एक प्रतिवेदन। ठीक है, ये हो गया हमारा हक त्याग में। हक त्याग के अलावा यदि दान पत्र है तो भी यही कागज़ रहेंगे और यही जांच में यही कागज़ लगेंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया नामांतरण, नाम का अंतरण, ठीक है, आवेदन का प्रक्रिया यही है। पर रजिस्ट्री में यहाँ बढ़ जाता है क्या, साइबर तहसील। ठीक है, अब हम आते हैं, नामांतरण हो गया, हम आते हैं सीमांकन में। ठीक है, अच्छा, नामांतरण के आवेदन कहाँ होंगे, नामांतरण के आवेदन होंगे तहसीलदार के पास। ठीक है, सीमांकन का आवेदन कहाँ होगा, ये भी होगा तहसीलदार के पास। तो सबसे पहले लगेगा आवेदन कि मेरे नाम पर यहाँ भूमि है और मैं अपनी भूमि की सीमाओं का ज्ञान करना चाहता हूँ, मेरे को अपनी सीमाओं को लेकर मौके पर विवाद है, तो हम उसका नाप कराना चाहते हैं, जांच कराना चाहते हैं। ठीक है, इसके साथ लग जाएगी आपकी खसरा B1 और नक्शा, फिर आपका लग जाएगा सीमांकन शुल्क। सीमांकन शुल्क क्या होता है, 50 रुपये प्रति खसरा, कितने तक, 5 एकड़ तक। ठीक है, 5 एकड़ के बाद उसका चार्ज बदल जाता है शायद, तो वो क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार, इतना ही है इसका सीमांकन शुल्क। फिर चौथा क्या लग जाएगा इसके साथ आपको, यदि कोई न्यायालय से पारित सीमांकन है, न्यायालय द्वारा आदेशित है कि इसकी जांच करके पेश करें, हाई कोर्ट का है या सिविल कोर्ट का है या किसी और व्यवहार न्यायालय का, किसी और व्यवहार न्यायालय के किसी बेंच का है, तो उसका विवरण, न्यायालय का आदेश जिसमें सीमांकन के लिए कहा गया है। ठीक है, ये लग जाएंगे किसान की तरफ से। अब पटवारी जी को जब ये आवेदन प्राप्त होगा तहसील के माध्यम से होते हुए, तो सबसे पहले जारी करेंगे एक सूचना पत्र। ठीक है, सूचना पत्र के बाद वो किसान से ले लेंगे एक दिनांक कि भैया किस दिन हम सीमांकन कर दें, आपको आपत्ति ना हो, आप मौके पर उपलब्ध हो जाएं। चौधरी कृषकों को सूचना दे दिया जाएगा इसके माध्यम से। फिर मौके पर करेंगे वो जांच, है ना, चांदा मिलाकर या स्थायी चिन्हों के आधार पे, मेड़ के आधार पे या कब्जे के आधार पे सीमाओं का ज्ञान कराएंगे, अंकित करेंगे सीमाओं को कि कहाँ से कहाँ तक कौन सी सीमा है। फिर बनाएंगे पंचनामा। ठीक है, फिर लिखेंगे प्रतिवेदन, साथ में रहेगा ट्रेस नक्शा जिससे सीमांकन किया गया है, और बनाएंगे एक फील्ड बुक जिससे आपको कब्जा मिल सकता है। यदि मान लीजिए आपके में कोई कब्जा है, किसी व्यक्ति का अवैध कब्जा है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें लगेंगी। ठीक है, ये हो गई आपकी किसान के आवेदन के चार के कागज़ और पटवारी जी के द्वारा ये सारी रिपोर्ट्स। ठीक है, तो सीमांकन भी अब आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं वापस बंटवारा में। बंटवारा,
अब देखिए बंटवारा भी हालांकि साइबर तहसील 2.0 से आ गया है ना, 2.0 में आ गया है बंटवारा भी, पर फिर भी अभी जब तक लोगों को जागरूकता नहीं है तो वो इसके तहत बंटवारा में क्या करेंगे, सबसे पहले कर देंगे एक आवेदन कि हमारे नाम पे, हम 4 लोगों के नाम पे, मैं पिता हूँ, मेरे नाम पे ज़मीन है और मैं अपने बच्चों को बांटना चाहता हूँ, या हम 3 भाइयों के नाम पे ज़मीन है, हम उसको आपस में बांटना चाहते हैं हिस्से के अनुसार, इस तरीके का आवेदन हो जाएगा। खसरा B1 नक्शा, ठीक है। और जो बंटवारा शुल्क है तो वो आदेश के बाद लगता है यूजुअली, ठीक है। तो ये 3 कागज़ लग जाएंगे आपके। चौथी चीज़, आप शपथ पत्र के साथ भी अपना फ़र्द बना के दे सकते हैं। शपथ पत्र के साथ क्या दे सकते हैं, फ़र्द दे सकते हैं। फ़र्द क्या होता है ये हम अगले उसमें बता देते हैं आपको, ठीक है। इसके बाद पटवारी जी को प्राप्त हुआ ये, तो पटवारी जी सबसे पहले सूचना पत्र जारी करेंगे कि किस दिन हम आ जाएँ और आप सबका बंटवारा बना दें। फिर वो मौके पर जाएंगे, मौके पर ज़मीन देखेंगे, मौके पर रिकॉर्ड देखेंगे और सबकी सहमति के आधार पे क्या बनाएंगे फ़र्द, है ना, पुल्ली जिसको हम कहते हैं, कई गांव में इसको क्या कहते हैं, पुली, फ़र्द या बटांकन का प्रस्ताव। आप हमारा बंटवारे का वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने बाकायदा बताया फ़र्द क्या होता है ना। जैसे कि ये ज़मीन है तो A और B को कितनी कितनी ज़मीन मिलेगी, ठीक है। तो ये फ़र्द जो बनता है, ये फ़र्द और बटांकन प्रस्ताव होता है, ये बन जाएगा। इसके साथ बनाएंगे हम प्रादर्श मतलब आप समझिए नक्शा का प्रस्ताव, नक्शा प्रादर्श या नक्शा प्रस्ताव, ठीक है। कैसे, अब ये नक्शा है, अब इसमें ये A को दिया, ये B को दिया और ये C को दिया, तो ये हम बना लेंगे ट्रेस पे, है ना, ट्रेस पेपर पे बन जाएगा ये। इसके बाद आता है बनेगा पंचनामा और इसके बाद बन जाएगा प्रतिवेदन, ठीक है। बंटवारा में ये सारे, ये 6 कागज़ इसमें बंटवारा में लग जाएंगे आपके, और नक्शे के आवेदन में, उसमें सीमांकन के आवेदन में ये चीज़ें लग जाएंगी बंटवारा के आवेदन में, ठीक है। तो हमने आपको बताया नामांतरण, फौती नामांतरण, क्रय विक्रय रजिस्ट्री नामांतरण, हक त्याग का नामांतरण, दान पत्र का नामांतरण, और फिर हमने आपको बताया सीमांकन, और हमने बताया आपको बंटवारा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले उस पर, हमारा बंटवारा के बाद नक्शा बटांकन। तो आप ये समझ लो कि आपका नक्शा बंटवारा हो चुका था ज़मीन का, लेकिन नक्शा नहीं कटा था, है ना। जैसे अभी तरमीम हुआ है, अभी नक्शा तरमीम, तो मान लो आपको तरमीम करानी है ना, तरमीम करानी है, तो ये आवेदन, नक्शा, शपथ पत्र फ़र्द दे सकते हैं कि हम उत्तर में हम काबिज, दक्षिण में हमारा भाई काबिज है, ठीक है। तो उस आधार पे आप दे सकते हैं। इसमें सूचना पत्र दिनांक जारी होगा, इसमें केवल क्या नहीं बनेगा, फ़र्द नहीं बनेगा, बाकी नक्शा प्रस्ताव ट्रेस बनेगा, मौके पर चेक करने के बाद पंचनामा बनेगा और प्रतिवेदन बन जाएगा। तो इस आधार पे आपका क्या बन जाएगा, नक्शा बटांकन कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर अब हम आते हैं नक्शा बटांकन के बाद अभिलेख दुरुस्ती, ठीक है। अभी तक जितने हमने पढ़े थे वो सारे आवेदन कहाँ लगते हैं, तहसीलदार के पास। अभिलेख दुरुस्ती कहाँ पर लगता है, SDM के पास, SDM के पास आवेदन लगेंगे इनके। इसमें आवेदन खसरा B1 नक्शा, और जो भी आपको अभिलेख में, आपके रिकॉर्ड में सुधार चाहिए उसका विवरण, उसका, सॉरी, आप वो तो आवेदन में लगा देंगे आप, सुधार हेतु दस्तावेज, आप किस आधार पे क्या सुधार करवा रहे हैं, क्या बदलवा रहे हैं, उसके कागज़ लगते हैं। मान लीजिए आप 13 नंबर नक्शे में हैं और उसको आप 17 नंबर करा रहे हैं, तो 13 से 17 कराने के लिए आपके साक्ष्य, आपके डॉक्यूमेंट, आपके एविडेंस लगेंगे, ठीक है। उसके बाद पटवारी जी द्वारा सूचना पत्र जारी होगा, किस दिनांक को हम जांच करने आएंगे। हालांकि ये पटवारी और RI का काम है ना। अभिलेख दुरुस्ती की रिपोर्ट पहले RI साहब भी लगाते थे, लेकिन 2022 के संशोधन में थोड़ा सा अधिकार पटवारी जी के पास भी आ गया है, तो वो भी लगा रहे हैं। तो इसमें सेम प्रोसीजर है, सूचना पत्र जारी करेंगे, दिनांक, और फिर मौके पर जो भी आपका सुधार के लिए आपने दस्तावेज लगाए हैं, तो दस्तावेज और मौके का अवलोकन करेंगे, ठीक है। फिर कमी बेशी का विवरण लिखेंगे,
कमी बेशी क्या होती है, रिकॉर्ड में क्या कम हो रहा है, क्या ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है तो कहाँ से कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो कहाँ पर एडजस्ट होगा, है ना। इसका पूरा विवरण लिखेंगे और फिर पंचनामा या प्रतिवेदन, फिर मतलब इसके बाद पंचनामा और फिर प्रतिवेदन दे देंगे कि ये कमी बेशी पाई गई, इसको इस हिसाब से सुधारा जाना प्रस्तावित है। ये आपने देख लिया अभिलेख दुरुस्ती में, ठीक है। तो इतने प्रकार के आपके काम होते हैं, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, नक्शा पटांकन और अभिलेख दुरुस्ती। अब इसके अतिरिक्त पेट्रोल पंप की जांच है, माइनिंग की जांच है, उत्खनन की जांच है, भंडारण की जांच है, जाति प्रमाण पत्र है, बीपीएल है, ईडब्ल्यूएस है। तो ये नॉर्मल आवेदन है, जो भी आवेदन दिया जाएगा उसके समर्थन में दस्तावेज होंगे और हर चीज़ का फिर एक फॉर्मेट है। इनके अलावा बाकी सब में फॉर्मेट है, 23 बिंदु का पॉइंट है, 21 बिंदु के पॉइंट हैं, तीन बिंदुओं में पॉइंट है, ठीक है। तो वो आपको उसके आधार पर दे देना है। तो यदि उसमें किसी को ज़रूरत पड़ेगी और ऐसा कोई खास नहीं आएंगे आपके पास, यदि फिर भी आएंगे तो हमने एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं सबसे पहले वाला। फिर भी यदि लगेगी कोई, आप बताइएगा कि कौन सा स्पेसिफिक आपको चाहिए, तो उसका फिर हम प्रपत्र लेकर आएंगे 21 बिंदु 17 बिंदुओं वाला, वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इतना आपके लिए आसान हो गया होगा। अब मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगी कि कौन से किसान को आवेदन में, मतलब किस प्रकार के आवेदन में किसान को कौन से कागज़ लगते हैं और पटवारी जी को कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, जांच करनी है और उनको क्या क्या कागज़ लगेंगे या जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं आपकी मदद करने की, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, सहयोग करने की आपको। यदि इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप हमको बताते चलें, हम प्रयास करते हैं कि सबके रिप्लाई करते चलें। यदि नहीं कर पाते हैं तो हम एक वीडियो बनाकर लगभग मैक्सिमम कमेंट्स जो हम कवर कर पाएंगे वो हम करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।